नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भव्य टेक फार्मिंग के इस फ्रेश एपिसोड में। आज के जो एपिसोड है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे युवा डेयरी फार्मर से आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, अपने फार्म हाउस को एस्टेब्लिश किया है और अपने मिल्क की मार्केटिंग करके गांधीनगर सिटी में अपना मिल्क बेच रहे हैं और काफ़ी अच्छे दामों पे बेच रहे हैं। तो आज हम जिस जगह पे है वो गांधीनगर के पास डबोड़ा गांव में, और डबोड़ा गांव में वृंदावन डेयरी फार्म पे आज हम हैं। और वृंदावन डेयरी फार्म के जो ओनर है, जो युवा एनर्जेटिक डेयरी फार्मर है हार्दिक पटेल, उनसे आज बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए और जानिए इन सफल डेयरी फार्मर से, और इनका जो स्टोरी है वो आपको काफ़ी इंस्पायर करेगा। काफ़ी आपको क्या क्या डेयरी फार्मर जो है वो गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियों की वजह से डेयरी फार्मर बंद हो रहे हैं। तो ये सारी बात उनसे करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जो इन्होंने अपने फार्मर में इम्प्लीमेंट किए, क्या फीड दे रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं और कैसे इतने अच्छे दामों पे ये अपना दूध बेच पा रहे हैं। जबकि आप हर प्रांत में देखिए तो आज 28 से 30 रुपये लीटर जो गाय का दूध जा रहा है, और जो बफेलो का जो मिल्क है वो फैट के हिसाब से 40, 45 या मैक्सिमम 50 रुपये में डेयरी जो संघ है वो ले रहे हैं। तो उससे हटकर इन्होंने अपने दूध को मार्केटिंग करके अपनी ब्रांड बना के कैसे इन्होंने अच्छे दामों पे आज अपना दूध बेच रहे हैं, तो ये सारी बातें करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और पास लगी घंटी को, बेल को, आइकन को जरूर प्रेस। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल भव्य टेक फार्मिंग के इस एपिसोड में। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनका भी मैं इस माध्यम से स्वागत करता हूँ। ठीक है सर। तो सर अपना पहले परिचय दे दीजिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हार्दिक बाबूभाई पटेल है। और ये यहाँ का जो एड्रेस है वो क्या है सर? मेरा गांव डबोड़ा, गुजरात, गांधीनगर। अच्छा सर, आपका मोबाइल नंबर थोड़ा बता दीजिए। 99257 99257 94215। ओके सर। तो ये तो सर पहले सबसे पहले बता दीजिए कि आपने ये जो फार्म है उसका जर्नी कैसे स्टार्ट किया? पहले से कर रहे थे क्या अभी से स्टार्ट किया? कितने टाइम से ये आपका जो फार्म है आप चला रहे हैं? एक्चुअली ये जो फार्म है वो मेरे पापा और मेरे दादा मतलब सालों से करते आए हुए, यानी कि ये फार्मिंग का बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस जैसा हो चुका है। तो बहुत टाइम से, जब तक मेरे जन्म भी नहीं था तब से है ये फार्म हमारे अच्छा पास। तो आपका मतलब जो फैमिली बिजनेस है आपके पापा और के टाइम से ये कर रहे हैं। हाँ। तो सर ये बताइए कि आपके जो पापा कर रहे थे तो इसके बाद आप कब इस फार्म में एंटर हुए और क्या बदलाव किया? क्या आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इसको ओवरकम किया और अभी आप इतना सफल हुए? अभी जो मेरे पापा और वो लोग कर रहे थे फार्मिंग बहुत अच्छे से था। मेरे पास बफेलो का अच्छी फैट वाला मतलब दूध था। लेकिन क्या हुआ था, मंडली में जो हम दूध फादर वो लोग भरते थे तो उसमें उसका रेट नहीं मिलता है, फैट का रेट। तो हमारे पास क्वांटिटी तो थी लेकिन उसका रेट नहीं मिलने के कारण नहीं मतलब पैसा उसका नहीं, जो क्वांटिटी उसका पैसा नहीं मिल जो उसका सही मूल्य मिलना चाहिए वो आपको मंडली से नहीं मिल रहा। हाँ। तो आप कब एंटर हुए? मैं तकरीबन 4 साल से इसमें मैं आया, मेरे फैमिली बिजनेस में मैं एंटर हुआ। अच्छा। फिर मुझे ये पता चला कि हमारे पास क्वांटिटी है लेकिन मंडी में उसका पैसे मोल उसका नहीं सही नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो हमने उसका यही सोचा कि हम डायरेक्ट सेल कर दें उसको। अच्छा।
फिर हमने हमारे बाजू में बड़ा सिटी है वो गांधीनगर है, ठीक तो है। उसमें थोड़ा स्टडी किया, उस पर थोड़ा रिसर्च किया, फिर बाद में पता चला कि हम अच्छी क्वालिटी को देंगे डायरेक्ट कस्टमर को तो हमारा डायरेक्ट मिल्क बिकने वाला है। ठीक है। तो एक और बात बताइए कि गांधीनगर और गुजरात तो काफी बड़ा हब है अमूल मिल्क का, तो हाँ। अमूल मिल्क के सामने आपने अपने मिल्क को कैसे उतारा और कैसे मतलब शुरुआत की? आपकी जो शुरुआत थी वो कैसी थी? सही बात है आपकी, लेकिन जो अमूल है वो पॉस्चराइज और प्लास्टिक पैकिंग सप्लाई करता है, बराबर। उसमें भी वो 100% बफेलो मिल्क तो देता नहीं है, जी। बराबर। और हम जो अभी सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर से, वो मेरे फार्म का लिमिटेड कस्टमर को नेचुरल, बिना कोई प्रोसेस किया हुआ, कोई गर्म या ठंडा किया हुआ, बिना अल्टरेशन के, बिना कोई भी प्रोसेस के, बिना ओनली फिल्टर करके बॉटल रिफिलिंग करके हम कस्टमर के डोर पे भेज देते हैं। ठीक है। सर ये बताइए, तो आपने जो आपका पढ़ाई कहाँ तक किया है? मैंने FI BA तक मैंने किया है। अच्छा, FI BA तक। तो फिर आपने जब शुरुआत की तो कितने दूध से शुरुआत की थी? कैसे मतलब क्या क्या मुश्किलें आई आपको ये दूध बेचने में, और मुश्किलें आई या नहीं आई? हाँ, पहले तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी का दूध था, बराबर। एक बार को कस्टमर को दिखाना था, तो मैंने पहले थोड़े थोड़े सैंपल दिए कस्टमर को, फिर उनको मैंने कन्विंस किया कि मैं ऐसे नेचुरल दूध लाता हूँ बिना कोई प्रोसेस के, मेरा खुद का फार्म है, मैं कहीं से भी परचेस नहीं करता हूँ, ऐसा कस्टमर को कन्विंस किया मैंने पहले तो। फिर 10 लीटर से मैंने शुरू किया गांधीनगर की एक सोसाइटी लेके। ओके। तो पहले दिन पे मैंने 10 लीटर दूध बेचा। फिर थोड़ा करके जो मेरे कस्टमर बने उन्होंने नया कस्टमर मुझे दिए। अच्छा, उनके रेफरेंस से ही हाँ, वो खुश थे आपके दूध से, तो उनके रेफरेंस से ही आपको और आगे कस्टमर मिले। मैंने जो भी कस्टमर को दूध दिया वो रेगुलर हो गए, फिर वही कस्टमर उन्होंने दूसरे कस्टमर मुझे दिए, तो यही सिलसिला चलता गया और मेरे ब्रांड मतलब यूं ही बाजार में ज्यादा क्वांटिटी में बिकने लगा। और आज तकरीबन 200 लीटर है। 200 लीटर का 200 दूध से 250 लीटर पर डे का है सेल का। और बफेलो का। ठीक है सर, ये एक और बात बताइए, ये जो अभी जो सामने से जो हमारे व्यूअर्स और किसान देख रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन आता होगा कि आप अभी जो दूध है वो कितने प्राइस पे दूध बेच रहे हो? अभी जो मेरा बफेलो का मिल्क है वो 65 रुपीज यहाँ पे डिलीवर करते हैं। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। ओके। बराबर, बॉटल चार्ज कोई भी हम लेते नहीं है। ठीक है। जो पहले आपके फादर साहब और वगैरह जो दूध बेचते थे मंडली में, तो वो क्या प्राइस पे बिकता था? वो अभी जो मंडी में हमारा दूध भैंस का जाता था तो तकरीबन 40-42 रुपए जाता था। अच्छा, बराबर। बफेलो का 40-42 रुपए 65 रुपीज हम डिलीवरी कर रहे हो, मतलब 200 लीटर, कम से कम 200 लीटर दिन का दूध कर रहे हो पर डे? 200 से ऊपर जाता है, अभी फिलहाल 200 से ऊपर ज्यादा है। 200 मतलब 220 या 250 के करीब करीब आप दूध बेच 20-25 है। तो मतलब इसके हिसाब से अगर हम काउंट करें तो 65 इंटू 2 यानी कि आप कम से कम 13-14 हज़ार का। 13 से 14 हज़ार तो एवरेज हमारा दूध रोजाना रहता है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अब जो आपको मंडली से यहाँ पे आपको करीबन 20 रुपये का ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो इसमें आपके और क्या खर्चे ऐड हुए? जैसे कि आप जैसे बोल रहे हो डिलीवरी कर रहे हो, तो आपका डिलीवरी वाहन का खर्चा जुड़ेगा, जो आपने जो डिलीवरी बॉय रखे उसका भी खर्चा जोड़ा, तो उसके बाद जो आपको जो मंडली के हिसाब से कितना मुनाफा पर लीटर हो जाता है? जैसे कि आपने बताया कि 45 तक दूध जाता था, अभी 65 जा रहा है, तो इसमें और कितना खर्चा जुड़ गया मतलब पर लीटर? तो सपोज का 20 रुपया हमारा मुनाफा रहता है, उसमें से जो डिलीवरी बॉय होता है, बॉटल खर्च होता है, ट्रैवलिंग खर्च होता है, वो सब कुछ मिला कर तकरीबन 6 रुपया खर्चा रहता है। 6 रुपया तो 13-14 रुपया एक्स्ट्रा मुनाफा हम लेते हैं मंडली से ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि आप दिन का अभी
13 से 14 हज़ार का दूध हाँ सही भरा। बात है, हम 13 से 14 हज़ार तक का हमारा पर डे का सेलिंग है अभी। तो सर सबसे बड़ी बात जो है, जो नए किसान है, अगर किसी को अपने दूध का ऐसा मार्केटिंग करना है तो वो कैसे कर सकता है और क्या क्या बातों का ध्यान रखेगा तो वो सफल हो सकता है? अभी कोई भी बंदा ये फार्मिंग करना चाहता है, जो मतलब बफेलो मिल्क के बेच- लिए जो फार्मिंग करता है, तो अभी पहले तो क्या है, जो अभी वो सन में या मंथली में दूध डालता है तो फैट के रेट से तो वो मुनाफा ज़्यादा नहीं कर पाएगा नहीं। और ज़्यादा उसका प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे जो अभी के जो फार्म है वो जल्दी खुलते हैं और हाँ। उसी तरह से बंद हो ज़्यादा जाते हैं। बंद भी हो जाते, कई बंदे ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो पैसा लगाकर 1 महीने 2 महीने में 50 या 100 मतलब पशु ला देते हैं। पशु ला देते हैं। फिर- तो फिर क्या होता है, उनके पास लेबर का मैनेजमेंट नहीं होता है, खुद मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो नहीं सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। तो उसमें अकेला पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा केयरिंग, आपकी खुद की नॉलेज और लेबर को मेंटेन करना, वो भी एक अलग बात है। अच्छा, तो सर आज आपके साथ मतलब आपके घर से किन किन लोगों का सपोर्ट मिलता है? अभी मेरे फैमिली मेंबर में मेरी मिसिस है, वो तकरीबन रोजाना 20 या 25 भैंसों का खुद मिल्किंग कर देती है। ठीक है। फिर लेबर है 2 और मेरी मदर है, फादर है, मैं खुद मिल्किंग करता हूँ 5-6 पशुओं का। तो ठीक है। हम सब मिलके फैमिली में ये पूरा हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ काम भी डिवाइड कर रखा है आपने कि हाँ, ये चीज़ ऐसा ये मतलब हम फैमिली बिजनेस में है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है फैमिली मेंबर की आप ऐसे ही है। बांट दिए है मतलब। हाँ, और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है मार्केटिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में जो मिल्क है उसको अच्छे सप्लाई करना, वो सप्लाई। मेरी जिम्मेदारी है। जो मिल्किंग की जिम्मेदारी हो वो मेरी मिसेस की जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर पशुओं का जो भी मेंटेन होता है, जो पशु chemical, आहार है वो सब कौन मेंटेन करता है? डॉक्टर है, पशु आहार है, जो भी है वो हमारे मदर मैनेज करते हैं। और फीडिंग कौन मैनेज करता है? हाँ, फीडिंग में ज़्यादातर मदर उस पर फोकस ज़्यादा रखती है। हर रोज़ सुबह हर एक पशु पे एक बार चेकिंग, फिर उस पर जिसकी ज़रूरत हो फीडिंग पे उस जानवर को फीडिंग करना, वो मदर टैकल करती है। मतलब पूरा परिवार इस फार्म हाँ, में इसलिए- इन्वॉल्व है, इसीलिए आप अच्छा खासा मुनाफा भी उसमें से कर रहे हैं। ठीक है, तो और एक बात बताइए कि बहुत सारे जो फार्म है वो जैसे खुलते हैं थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाते हैं, तो वो क्या गलतियां करते हैं और वो क्या ऐसा करे जो अच्छे से चला सके? जो नए फार्मर है उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? अभी जो नए फार्मर आते हैं, मतलब ये फार्म टोटली मैनेज करते बनाते हैं पैसे डाल के, तो वो पहले तो क्या है, ये खुद मिल्किंग नहीं कर सकते, वो लेबर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो लेबर अच्छी तरह मेंटेन करना, उसका सही सैलरी, सही टाइम पे मिल्किंग वो करता है नहीं करता है उस पर फोकस करो। जो फीड हम डालते हैं जो पशुओं पर, वो कितना डालता है हमारे ऑर्डर पे, वो कितना डालता है नहीं डालता है, कैसा साफ सुथरा रखता है फार्म में, वो सब कुछ उस पर आपका वहाँ पे हाजिरी दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटा होनी चाहिए प्रॉपर, तभी आप उस पर नज़र रख पाओगे। और अगर आप उस पर नज़र रख पाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका फार्म में क्या चल रहा है, तभी आप पूरा मैनेज अच्छी तरह कर तो सकेगा। आपका मतलब है कि जो डेयरी फार्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैनेजमेंट है। सही बात है। और एक दूसरा चीज़ है जो फार्म के लिए, जो डेयरी फार्म के लिए जो 3 मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फीडिंग, ब्रीडिंग और फार्म मैनेजमेंट। तो सही टाइम पे ब्रीडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फार्मिंग के लिए। तो आप अपने जो ब्रीडिंग के लिए मतलब क्या करते हो? एआई करवाते हो या खुद का? हम नेचुरली हमारे मीटिंग पास बुल भी है और ये क्रॉप भी है, जो हम उससे ब्रीडिंग करते हैं, नेचुरली करते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और टाइम नहीं लगता। टाइम हमें ठीक है। मतलब
डॉक्टर के पास कराना होता है तो डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है, हमें तो रोज होता है, इतने पशु होते हैं तो रोजाना जरूर पड़ता है उसका, तो हम नेचुरली करवाते हैं। और एक बात बताइए, आप जो इन बफेलो, जो सारी बफेलो आपकी जो अभी दिख रहा है ये आपके फार्म में, तो इसको क्या खिलाते हो? अभी ज़्यादातर मेन हमारा फूड है, उसमें से कपास खली, कपास खली। हाँ, और दान जो मक्के का दान आता है, अच्छा, वही खिलाता है। फिर चने का चूनी, चने का चूरी। हाँ बराबर। अच्छा। और रेगुलर में जो ड्राई फोडर में क्या देते हो? जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ आपका अभी जो ड्राई फोडर डला हुआ है, तो हाँ, ड्राई फोडर उसमें जो जुआर का सूखे जुआर का जो घास होता है वो डालते हैं। तो ये बताइए कि आप हर एक बफेलो को दिन का कितना मतलब जो फीड देते हो, मतलब जो हरा चारा कितना देते हो, ड्राई पाउडर कितना देते हो, और जो दूध के टाइम, मिल्किंग के टाइम पे जो दान बोलते हैं या खान बोलते हैं, वो कितना करते हो? ज़्यादातर तो सभी बफेलो को जो हरा चारा होता है वो एवरेज से 15-17 किलो के एवरेज से सबको एवरेज मिलता है। ठीक है। लेकिन जो मिल्किंग के टाइम जो देना होता है, जैसे कपास खली होता है, सागर दान होता है, ऐसे वो एवरेज एक टाइम का हम 12-15 किलो देते हैं। 12-15 किलो एक भैंस को? हाँ। और फिर क्या ये दूध के हिसाब से होता है कि जो दूध ज्यादा देती है उसको ज्यादा रखते हो? ज्यादा दूध वाले को थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, कम दूध वाले को कम करना पड़ता है थोड़ा, तो उस एवरेज से बैलेंसिंग फूड हम करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर एक और बात बताइए कि जैसे कि आपने बताया आप अच्छा मार्केटिंग कर रहे हो, मिल्क अच्छे भाव में दे रहे हो, तो आप ये जो बिजनेस है उससे आप संतुष्ट हो? मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं एक यंग जनरेशन का हूँ, लेकिन जो भी मैं सभी बंदों को यही सलाह देना चाहूँगा, अगर आप 12-10वीं पास है, अगर आप कहीं 5-10 हज़ार 20 हज़ार में कहीं जॉब ढूंढ रहे हो तो वो मत करो। आप थोड़ा ही इन्वेस्ट करके 2 पशु 3 पशु से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपको मेहनत करने में कोई भी हर्ज नहीं है तो इसमें से बहुत ही अच्छा मुनाफा ले पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो ये काम करना नहीं चाहती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेयरी जो व्यवसाय है वो घाटे का सौदा है, पर आपने जिस तरह से आप जो अर्न कर रहे हो, तो इस हिसाब से ये काफ़ी प्रेरणादायी है और लोगों के लिए, और जो नए किसान, जो नए जुड़ने चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह दोगे कि ये बिजनेस करना चाहिए या ना करना चाहिए? ये बिजनेस को एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते कि उसके इसमें थोड़ी मेहनत है, मेहनत ज़्यादा है, मेहनत है, लेबर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कई प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। लेकिन जो करना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट है उसमें, तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी तो मिल्क ऐसी चीज़ है कि कभी नहीं बिकने वाली, के मार्केटिंग को आपको इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो डेली रिक्वायरमेंट है और ये कभी ख़त्म हाँ। नहीं होने वाली, और दिन ब दिन ये जो रिक्वायरमेंट है बढ़ती जा रही है। तो और अभी अपने इतने बड़े देश के अंदर भी इतना दूध उत्पादन होने के बावजूद भी कुछ डुप्लीकेट दूध भी मिल रहा है, तो इससे डुप्लीकेट दूध आ रहा है। हाँ। अभी मैं आपको बताऊं ताजा उदाहरण, अभी पूरे अर्थतंत्र के पूरे बिजनेस, जैसे कि महामारी कोविड-19 में सभी धंधे ठप जैसे हो गए थे। किसी को घर में खाने का प्रॉब्लम हो गया था, पैसे इनकम बिल्कुल डाउन हो गया था। ठीक है। फिर हमारा बिजनेस ऐसा था कि कभी भी एक दिन भी हमारी सर्विस हमने बंद नहीं की, दूध है हमारा वो कंटिन्यूस चालू है। हाँ, और जो इनकम है वो कंटिन्यूस आपकी चालू है। ये बहुत बड़ी महामारी के दौरान भी आपका जो इनकम कंटिन्यूस चालू है। ये हमारे बिजनेस का एक प्लस पॉइंट हम गिनते हैं कि कभी भी हमारा बिजनेस ये हमारी जो ब्रांड है, मतलब मिल्क है, वो कभी नहीं बिकने वाला ऐसा तो है ही नहीं। बराबर, हर दिन सबको चाहिए ही चाहिए, बराबर। तो पहले ही प्लस पॉइंट ये है, कोई भी बंदा अगर सोचता है कि मैं फार्मिंग करता हूँ तो उसका माल तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है सर, तो अभी आपके पास कितनी भैंसें हैं, बफेलो कितनी है? अभी मेरे पास बफेलो 35 बफेलो है। 35 बफेलो, और उसमें से कितनी जो मिल्किंग कर रही है? अभी 28 से 27-28 अभी मिल्किंग करने देती। 27-28 मिल्क कर रही है। हाँ। और आपका मतलब अभी आपने
जो गिर फार्म भी स्टार्ट किया है। हाँ, गिर फार्म ने अभी चालू किया है। अभी नया हमारा केटल सेट दूसरा बन रहा है। जो हमने बराबर। देख लिया ये आपका नया केटल सेट साइड में ही इन्होंने लगाया है। तो सर उसमें, कितनी गिर गाय है दूसरे- आपके पास? अभी तो मेरे पास 7-8 गिर गाय हैं। हाँ। लेकिन उसका अभी ये सेट के कारण दूसरे ट्यूबवेल पे हमारा ट्रांसफर हुआ है फार्म पे। ठीक है। बराबर। तो यही पे पूरा सेट नया हो जाने के बाद यहाँ टोटली उसका सेटलमेंट होगा। ठीक है। तो जो ओवरऑल आपका सुबह का मिल्क कितना होता है? अभी सुबह का 220 लीटर आज का दूध हमारा है। अच्छा। बराबर। एक टोटली इसमें गिर गाय का है 55 लीटर और दूसरा है बफेलो का। बस और एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई नया फार्मर शुरू कर रहा है और उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको गाइड कर देंगे कि कैसे इसको मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे फीड देना चाहिए? कोई भी अगर इस एरिया में कोई भी बंदा है हमारी गाइडलाइन लेना चाहता है, कोई भी हमारी हेल्प कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सही हम उसको सपोर्ट पूरा करेंगे। मतलब जो भी होगा 0 से लेकर 100 तक का जो भी गाइडलाइन होगा हम उनको देने के लिए हाँ, तैयार है। ठीक है सर। एक और बात पूछना भूल गए हम कि आपके जो अभी जो बफेलो है उसमें से किस बफेलो का कितना हाईएस्ट मिल्क है, मतलब जो बफेलो का? जो बफेलो अभी है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये बफेलो है उसका अभी 8.5 लीटर 8.5 एक टाइम का दूध है। मतलब 17 लीटर पर डे का दूध है इसका। ये जो बफेलो है उसका 17 लीटर 17 लीटर दूध है। ओके। फिर इसका है अभी 8.5 लीटर 8.5 लीटर पर वन टाइम। मतलब ये भी 17? हाँ, 17 के करीब करीब है। 17 में थोड़ा कम है। हम्म, फिर इसका आएगा 12 से 13 लीटर। हम्म, बराबर। 12 से वो एवरेज दूध है हमारा। हम्म। तो ये थे मतलब इनके कुछ बफेलो के मिल्क रिकॉर्ड। तो इनके पास जो अभी है वो 17 लीटर तक वाली भैंस अवेलेबल है। हाँ, तो फिर एवरेज हमारे पास दिन का 10 से 12 लीटर की एवरेज सभी जो बफेलो जो ब्रीड है सभी वो एवरेज 12 लीटर जो है पर डे की। तो सर एक और बात बताइए, मैं अभी आपके फार्म में एक चीज़ नहीं देख रहा हूँ जो है छोटे बच्चे या जो ब्रीडिंग जो बोलते हैं। तो आप ब्रीडिंग के लिए मतलब क्या आपका कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा, आपके पास एक भी मतलब छोटा बच्चा नहीं दिख रहा है फार्म। है हमारे पास अभी जो नए जो बच्चे दिए हुए नए जो बियाद के जो पशु है उनका जो बच्चे है वो 5-6 है। लेकिन मैं उस पॉइंट पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहूंगा कि जो भी नए फार्मर होते हैं वो अक्सर एक गलती वहां पे करते हैं क्योंकि वो जो छोटे बच्चे हैं मतलब जो पशु ने बच्चा दिया उसको बड़े करने में ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर जो जर्सी गाय लेते हैं तो उसका 2 साल में उसका बच्चा रेडी हो जाता है। वो नंग एक तैयार हो जाता है आपका। लेकिन वो जर्सी गाय अलग क्वालिटी है, अलग बात है। लेकिन जो बफेलो मिल्क की जो बफेलो की बात है तो उसका जो बच्चा होता है वो तैयार होने में लगभग 4 से 5 साल लेता है। अच्छा। तो उसके बच्चे अगर आप तैयार करने जाओगे तो अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस हाँ, तो उससे क्या आपका जो ये मुनाफा होता है वो बच्चे मेंटेन करने में ज्यादा 10-12 बच्चे 8 बच्चे जो पशु के होते हैं उसको मेंटेन करने में ज्यादा खर्चा चला जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट डाउन होगा। तो उसकी वजह से मैं एक सलाह आपको नए फार्मर को ये दे रहा हूँ कि अगर आपके पास लोकल कोई बंदे हैं तो उसको छोटे बच्चे हो उसको पालने के लिए दे दो। जब बड़े हो जाए उसकी आप एक दोनों मिलके कीमत करो। फिर आधे आधे रेट में पैसे लेके जो भी बंदा लेता है वो नंग मतलब परचेस कर लो। ऐसे मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। तो आप मतलब अपने जो छोटे बच्चे हैं वो किसी छोटे किसान को मैं वो बड़ा करने के लिए दे देता हूँ। तो वो क्या करते हैं वो ज्यादा फार्मिंग मतलब ज्यादा नहीं रखते ब्रीडिंग। वो बच्चे 1 2 3 4 5 बच्चे बड़ा करते रहते हैं। बराबर जो बड़ा होता है उसका क्रॉसिंग करते जो गाभिन होती है जो भैंस
बराबर। तो फिर उसकी कीमत होती है। हाँ। और कीमत जो भी लेना चाहे वो बंदा लेता है यार, हम लेते हैं तो उसकी जो कीमत है वो आधा रेट उसको देना। तो हमें उसका एक्स्ट्रा जो केयरिंग होता है बच्चों का, वो हमें उससे नहीं करना नहीं पड़ता। करना पड़ता है। तो उससे अब क्या होगा कि बड़े जो जानवर, जो दुधारू जानवर होते हैं, जो मिल्क ज़्यादा मिल्क दे, उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे, उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, तो उसका मैनेज अच्छी तरह कर तो पाओगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई सर। तो किसान मित्रों, आप भी इनकी सलाह मान के मतलब ये चीज़ कर सकते हो अपने डेयरी फार्म में। अगर आपका डेयरी फार्म बड़ा है तो आप अपने जो छोटे पशु है वो किसी और छोटे किसान को दे के उसको मतलब पालने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आपका जो पूरा फोकस रहेगा आपकी जो मिल्किंग जो भैंसे है उसके ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया बातचीत हुई। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।